बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, अच्छी खबर और अच्छा दावा यह है कि एफबीआर का कहना है कि उसने टैक्स वसूली का जो हदफ था गुज़िश्ता माह यानी कि जुलाई 2020 में उसमें 57 बिलियन रुपए ज़्यादा वसूल किए हैं। यानी कि पाकिस्तान की मईशत कुछ चलती हुई दिखाई दे रही है, कोरोना के बाद उठती हुई दिखाई दे रही है। इस दावे की हकीकत क्या है, आज के प्रोग्राम में इस पर भी जायजा लेंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा केस के ऊपर भी बात करेंगे कि एफबीआर का उसमें क्या रोल होगा और क्या रिपोर्ट बनाई जा सकती है। इसके साथ साथ आज जिस चीज का हमने जायजा लेना है वो ये है कि एफबीआर के चेयरमैन को हर 3, 4, 5, 6 माह बाद तब्दील कर दिया जाता है। क्या इस तब्दीली से एफबीआर की कारकर्दगी पर कोई फर्क पड़ता है या एफबीआर एक ऐसी ऑटोमेटिक गन है कि जो बस खुद ब खुद चलते जाएगी? आज के प्रोग्राम में इसी भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे माहिर टैक्स अमूर अशफाक तोला साहब। मईशत और महंगाई के ऊपर भी बात करेंगे। तोला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जूम लिंक के ऊपर आप मौजूद हैं। तोला साहब, ये बताइएगा कि एफबीआर के चेयरमैन को बार बार तब्दील किया जाता है। हम देखते हैं कि हुकूमत को किसी से भी इत्मीनान नहीं आ रहा। 4-5 मरतबा एक तब्दीली हो चुकी है। इस तब्दीली को आप क्या समझते हैं कि ये बार बार तब्दीली जो सियासी है या कारकर्दगी के हवाले से हुकूमत मुतमईन किसी से नहीं हो पाती? और अगर मुतमईन नहीं हो पाती तो बार बार तब्दीली करके क्या हम उस इत्मीनान को भी खत्म नहीं करते कि जो किसी ने पैदा करने की कोई कोशिश की हो? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फवाद। देखिए, चेयरमैन अगर आप देखेंगे तो 4 या 5 चेयरमैन तब्दील हो चुके हैं। और सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आई थी मैडम रुखसाना, मगर वो केयर टेकर हुकूमत की थी, तो उनका जाना तो ठहर चुका था पहले। उसके बाद उन्होंने डीएमजी के एक बहुत अच्छे अफसर जहांदेव खान साहब को लगाया और जहांदेव खान साहब की मैन मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन थी वो तो मेरा ख्याल है बहुत ही अच्छी थी, मगर उनकी जो नॉलेज थी रेवेन्यू की, मेरा ख्याल है वो नॉट एट पार। तो जब वो नॉलेज गेन करने लगे टैक्सेशन सिस्टम के बारे में, तो मेरा ख्याल है वो हट गए। जब असद उमर साहब जाने लगे तो उनको भी हटा दिया गया। फिर इसके बाद शफकत जैदी साहब को लाया गया। शफकत जैदी साहब मैं जो समझता हूँ कि एक बड़े काबिल इंसान है, मगर वो जो मैन मैनेजमेंट थी एक बड़े पब्लिक सेक्टर के इदारे को चलाने की, वो इनकी वीकनेस साबित हुई। और मेरा ख्याल है वो उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाए और उस एनवायरनमेंट के लिए ना उनका मिजाज था ना वो ट्रेन थे। उसके बाद मैडम नौशीन अमजद आई। उन्होंने मेरा ख्याल है कोशिश की कि चलाने की डिपार्टमेंट को सही तरीके से चला लें, और मैं समझ रहा हूँ उनसे भी वो डिपार्टमेंट इस तरीके से नहीं चल सका कि अब किस तरीके से उसको चलाना है और आगे लेके। तो मैं ये समझता हूँ जब रेवेन्यू शॉर्टफॉल आने शुरू हो गए और मैं समझता हूँ कि जब हुकूमत को ये लगा कि हम तो नेगेटिव ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं 2 सालों, तो अब वो एक नई पंजा आजमाई हुई है। मगर एक और चीज अब आप देखेंगे, अगर सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है इस वक्त उसका वो ये है कि नया चेयरमैन भी आपने लिखा है 3 महीने, तो आप बताएं कि कौन ऐसा चेयरमैन होगा जो 3 महीने में परफॉर्मेंस देने की वजह से आगे प्रमोट होगा। और इनके आज भी यही होगा कि यार पता नहीं ये कल चेयरमैन रहते भी हैं कि नहीं। अगर वो चेयरमैन नहीं रहते तो कौन सा अफसर है जो उनकी बात मानेगा? वो तो सोचेगा कि यार 3 महीने के बाद किसी और को मुझे सलाम करना है, तो मैं आज से तैयारी करूं किसको सलाम करना है। तो ये शॉर्ट टर्म में देना किसी से, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई दानिशमंदी होगी। मेरी अक्ल दानिश इसको। अच्छा तोला साहब, जो हम बार बार तब्दील करते हैं चेयरमैन, मतलब आपने 4, 5, 6 चेयरमैन के नाम गिनवाए, जाहिर है कि सब ऑन रिकॉर्ड है, कोई चीज ढकी छुपी नहीं है। इस तरीके से बार बार तब्दीली क्या एफबीआर की कारकर्दगी के ऊपर असरअंदाज नहीं होगी? देखिए, असरअंदाज तो हो रही है, क्योंकि असरअंदाज है कि 2 वजह से हुई है। एक तो आपकी मईशत की वजह से हुई, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन काफी आया था, परचेजिंग पावर लोगों के पास नहीं थी, तो कंजम्पशन पैटर्न चेंज हुए, कोविड की वजह से भी हुई, आपकी नेगेटिव ग्रोथ हो गई। और आपकी नेगेटिव रेवेन्यू पिछले साल जो हुई है वो मेरा ख्याल है आपकी मईशत पे उन्होंने एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान छोड़ा। तो वो एक सेटिस्फेक्शन लेवल मेरा ख्याल है इमरान खान साहब या उनकी हुकूमत में नहीं आ रहा उनको, और वो चाह रहे हैं कि जो इनका एक ख्वाब था उसको शर्मिंदा ताबीर करना है। और शर्मिंदा ताबीर करने के लिए मेरा ख्याल है वो ये चाह रहे हैं कि उन्होंने
देखा था कि 8,000 अरब में कर लूंगा, वो ख्वाब मुझे लग रहा है शर्मिंदा हो रहा है उसकी ताबीर। तो वो एक बनने ये कि मेरा ख्याल इमरान खान इस हेस्ट में है कि नहीं, जो मैंने दावे और जो अवाम से वादे किए मैं पूरे करूं, मगर वो मेरा ख्याल है ख्वाब उनका अधूरा है और पूरा नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि इमरान खान के जो मुआशी एडवाइजर्स हैं, जिस तरीके से उनको एडवाइस कर रहे हैं वो अपनी अकल समझ से उनको बहुत जल्दी जल्दी फैसले ले रहे हैं। मेरा ख्याल है इतना जल्दी फैसला नहीं होगा। अच्छा तोला साहब, एक चीज और बताइएगा कि जो खातून अभी चेयरपर्सन थी एफबीआर की, उनके ऊपर दो तरह के इल्जामात सामने आए। एक ये आया कि काजी फायज ईसा केस के अंदर वो कुछ जो है वो मामलात ऐसे थे कि जिससे हुकूमत मुतमईन नहीं थी। दूसरा उनके ऊपर इल्जाम एक ये आ रहा है कि बैंकों के हवाले से उनकी कुछ पॉलिसीज ऐसी थी, बैंकों को उन्होंने कुछ ऐसा रिलीफ और ऐसी सहूलियात दी कि जो हुकूमत जो है वो फौरी तौर पर उस तरीके से नहीं चाहती थी। हुकूमत समझती है कि उससे एक बहुत बड़ा जो है वो पैसा सिस्टम से निकल गया। तो इन दोनों चीजों के ऊपर आप क्या समझते हैं कि कितनी हकीकत थी या सिर्फ कारकर्दगी का मसला ही था? आज तक समझ नहीं आई काजी फैज ईसा का मामला, और जो सब जोड़े से अभी की उसकी रिपोर्ट सुप्रीम डिवीजन काउंसिल को, वो तो अब एफबीआर या इसके चेयरपर्सन के हाथ से निकल चुका है। तो वो जो चीज मेरे हाथ में नहीं है, मुझे तो सिर्फ एक रिपोर्ट साइन करनी है। और आपको ये पता है ये मामला मीडिया, अदलिया और पाकिस्तान की आवाम तक पहुंच चुका है, और इसमें किसी किस्म की भी कोई भी अगर आप पंजा आजमाई करेंगे या कोई भी एडवेंचरिज्म आप करेंगे, ये आपको बड़ी भारी कीमत चुकाएगी। तो मैं नहीं समझता हूं कि ये वजह बन सकती है किसी चेयरपर्सन के हटने का। दूसरा, बैंकिंग के निजाम से मुझे तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही है फवाद, उन्होंने मैडम ने कोई ऐसे बरातें दी हों बैंकों को कि जिसकी वजह से मईशत आपकी स्ट्रैंगुलेट या सफोकेट हुई है। मैं नहीं समझता कोई ऐसी चीज हुई है। और मैं ये समझता हूँ मैडम का अपना एक तजर्बा था इंग्लैंड रेवेन्यू का, और उस तजर्बे को पूरे तरीके से कार ला रही थी और बड़े अच्छे तरीके से कोशिश कर रही थी कि अपने निजाम में रहते हुए जो भी इम्पेडिमेंट थे वो आइडियली तो उनको सिचुएशन नहीं मिली थी, क्योंकि जब आपके प्रेडिसेसर शपरदैदी हो और वो भी माहौल से एडजस्ट नहीं कर पाए, इससे पीछे जहाजे खान थे जो बड़े कोना मश्क अपना ब्यूरोक्रेट थे, नहीं कर पाए। तो सिस्टम में खराबी हुई कि चेयरमैन या चेयरपर्सन में खराबी हुई, इसका हमें एक तदारुक या एक हमें इसका फैसला करना था। अच्छा तोला साहब, एक चीज और बताइएगा, सिर्फ चेयरमैन एफबीआर की बार बार तब्दीली को अगर एक साइड पर हम रख दें, तो इमरान खान साहब अपनी माशी टीम के अंदर भी असद उमर, फिर असद उमर फारिग, हफीज शेख, फिर असद उमर का किसी ना किसी तरीके से रोल, कभी दाएं से फारिग, कभी इसकी एंट्री, कभी उसका एग्जिट, ये तमाम चीजें आपको लगता नहीं है कि बौखलाहट का शिकार नजर आती है हुकूमत? या हुकूमत ये समझती थी कि शायद ये सारी तब्दीलियां ओवरनाइट आ जानी है, जो बाहर से बैठ के जिस तरह से दावे हुआ करते थे कि जी हुक्मरान अच्छा हो तो सारी चीजें ठीक हो जाती हैं, तो इमरान खान साहब को वो दावा जो है वो बार बार तंग करता है, जो टीम बार बार तब्दील होती है। ये मामला क्या, मतलब पूरी माशी टीम ही, क्या आप समझते हैं कि मईशत इतना कोई आसान गेम है कि उसमें रोजाना तब्दीली करे? इतनी तेजी तब्दीली तो शायद आपने अपने आप जो है वो चैम्बर और अपने ऑफिस के अंदर भी नहीं करते होंगे। इसका मैं जवाब एक शेर के साथ दूंगा, बड़ा आम फहम का शेर है, याद माजी अजाब है यारब छीन दे मुझसे आजाम। तो बिल्कुल जब आप बाहर बैठे होते हैं तो आपको कुछ और चीजें नजर आ रही होती हैं आपको। देखिए उस वक्त भी कोई एक शेडो गवर्नमेंट उन्होंने नहीं बनाई थी जब ये ऑपोजिशन, और अब भी देखें जो ऑपोजिशन है उन्होंने भी कोई शेडो गवर्नमेंट नहीं बनाई। शायद आपकी जो ऑपोजिशन है वो ये समझ रहे हैं हमको खुद गवर्नमेंट में रहे तो हमें तो हर मसले का पूरा हल पता है, और उनको ये शायद नहीं पता कि ये हल जब आप खुद हुकूमत में बैठते हैं तो डिफरेंट होता है। इसकी मिसाल मैं यूं दूंगा, जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी, मियां साहब का ये कहना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया था हमारी सियासत पे और गवर्नेंस पे। उन्होंने कहा जी मेरे सोच से ज्यादा मसाइल मुझे। तो पुराने सीजन पॉलिटिशियन का जो कि से पहले भी वजीर आजम 2 दफा रह चुके थे, उनका ये कहना बिल्कुल एक अचंभे की बात थी मेरे लिए भी। तो अब ये तो बेचारे फिर भी नए, मगर ये मैं ये समझता हूँ इस हुकूमत ने आके 2 बड़ी गलतियां जो की मुआशी एतबार से, तो उसका खुमियादा आज ये भुगत रहे हैं। और मेरा ख्याल है मुझे इनको एहसास हो चुका है कि वो बहुत बड़ी गलतियां थी।
एक तो आपने जो एब्रप्टली इंटरेस्ट रेट आपने बढ़ाया, अपने जो आपको इसकी वजह से आपका अपराध दर में बहुत इजाफा हुआ, शराय सूद, और आज आप नेगेटिव इंटरेस्ट जोन में आप ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरा आप देखेंगे तो डिवैल्यूएशन, जो रैम्पेंट डिवैल्यूएशन आपने की, वो मेरा ख्याल है अभी नहीं, आप आज 6 महीने बाद मेरी बात याद रख लीजिएगा, ये इस बात को आपको चुकता हुआ नजर, एक सवालिया निशान नजर आएगा कि हमने वाकई गलती की। तो ये दो, अगर आप मुझे तसलसल से देखेंगे पिछले 2-2.5 सालों में, तो मैं ये तसलसल से कहता आ रहा हूँ कि ये दो वो अवामिल हैं पाकिस्तान की मईशत का खासा है कि अगर आपने इन मामलात को सही तरीके से हैंडल नहीं किया तो आप हमेशा हमेशा नुकसान ही उठाएंगे, कभी भी फायदा नहीं होगा। और अच्छा तोला साहब, एक और चीज की तरफ आते हैं, थोड़ा सा रुख को चेंज करते हैं गुफ्तगू के। जस्टिस काजी फायज ईसा केस, एक लम्हे को काजी फायज ईसा केस को आप भूल जाएं, आप सोचें कि ये केस किसी एक आम आदमी का है, एक आम बिजनेसमैन का है। उसके साथ कोर्ट के ऑर्डर की बुनियाद पर एफबीआर को इस सारी सिमिलर चीजों के साथ एक केस भेजा जाए, एक टैक्स कंसल्टेंट की हैसियत से, एक टैक्स के माहिर की हैसियत से, चार्टर्ड अकाउंटेंट की हैसियत से, आप क्या समझते हैं कि उस केस के मेरिट्स क्या हैं, एफबीआर को क्या हासिल होगा? इसमें मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप कोई जो है वो हमें बताएं कि इसके अंदर कोई पेशगोई करें कि होने क्या वाला है, लेकिन आप एक आइडिया क्या लगाते हैं कि इस केस को जब आप एक उठाते हैं, एक वकील की हैसियत से, एक टैक्स कंसल्टेंट की हैसियत से, पेपर आपके हाथ में आता है, तो आपको इसके मेरिट्स क्या नजर आते हैं? ये मैं मीडिया पे ऑन रिकॉर्ड आ चुका हूँ, तो मुझे कोई कबाहत नहीं है कि मैं आपको इस बात की पूरी तरीके से मैं इसका आपको जायजा दे दूं। आइंदा क्या होगा वो तो मुझे नहीं पता, मैटर सब होगा 75 दिन बाद आपने रिपोर्ट देनी है। सवाल ये था कि जिस तरीके से आपका आया और हैंडल किया है इन्होंने, अगर मैं इनकी जगह होता और अगर ये प्रॉपर्टीज डिटेल मेरे पास कोर्ट से आती, तो मैं सबसे पहले म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तौर पे मैं गवर्नमेंट ऑफ यूके को लिखता, इन प्रॉपर्टीज के आप मुझे डिटेल दें। शायद अगर ये गवर्नमेंट लिख देती तो मेरा ख्याल ये मामला इस हद तक नहीं होता। अब जो मामलात जो मुझे नजर आ रहे हैं कि मैडम काजी फायज ईसा ने अपने नाम पे वो बात कर ली है कि मेरे जराए थे, इन जरायों से मैंने ये प्रॉपर्टियां बाई की हैं, और इन जरायों से मैंने ये पैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लिप्टन कराची की सर्टिफिकेट उन्होंने दी है, जहां पर अकाउंट मेंटेनेंस 2017-2003 से लेकर 2019 तक के उन्होंने एक सर्टिफिकेट दी है। उसके बाद मैं समझता हूँ 70 से 80% ये मामला अब बिटवीन स्टेट और मैडम काजी फायज ईसा के, और वो जो कानूनी जंग है उसका अब वो किस तरफ करवट लेता है वो अलग बात है। उनके एडवाइजर उनको क्या एडवाइस करते हैं, एफबीआर की अपनी जो लीगल टीम है, जो बड़ी एक माशाल्लाह बड़ी तजुर्बेकार टीम है, वो अपने इस मामला को कैसे हैंडल करती है ये वक्त बताए। मगर मैं समझ रहा हूँ कि काजी साहब का रोल शायद, जो मैं ये समझ रहा हूँ, इस केस से अब निकल चुका है। अब ये मैं कोई ऐसी बात इसलिए नहीं कर सकता, ये सब जुडिस है, और ये 75 डेज के अंदर जब काउंसिल को रिपोर्ट जाएगी तो मेरा ख्याल है वहां पर ये डिटरमाइन करेंगे काजी साहब का रूल क्या है। मगर जो जाहिरन नजर आ रहा है मुझे, वो ये नजर आ रहा है कि जो रिटर्न उन्होंने जमा किए हैं अपने, और जो 116(1) का स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, जो 2013 की स्टेटमेंट जो नजरों से मीडिया के थ्रू मेरे गुजरी है, जो वो स्टेटमेंट जो उन्होंने जवाब दाखिल किए हैं वो मेरे नजर से गुजरे हैं, जो इन्होंने बैंक स्टेटमेंट दिया है जो मेरी नजर से गुजरा है, तो उन्होंने एक अपना जरिया खुद बता दिया है। और प्रॉपर्टी की वैल्यू मेरा ख्याल है इससे ज्यादा कहीं मुझे नजर नहीं आ रही जो मैंने देखी है मीडिया के जरिए। अगेन मैं कहता हूँ ये विदाउट प्रेजुडिस, तो मुझे नहीं लग रहा कि उसमें कोई ऐसी चीज मुझे मेरे पर्सनल नजर में मुझे लग रहा है कि ऐसी चीज मुझे अब काजी साहब पे नजर नहीं आ रही। अब अगर मैडम का और ये मामला है तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी है, मैदान भी है, घोड़ा भी है, चलता रहेगा, और ये अब ये फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है। तोला साहब एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक के बाद मैंने ना एफबीआर ने जुलाई में एक दावा किया है कि हमने जो है वो कोई 57 बिलियन जो है वो ज्यादा इकट्ठे कर लिए हैं। उस दावे की जरा हकीकत और उसका जो पोस्टमार्टम है
वो जरा आपसे मालूम करेंगे, क्योंकि आपके इदारे की एक रिपोर्ट है जिसपे आपने जून में बताया था, जो अल्फाज थे वो ये था कि एक बहुत बड़े गैप के साथ जून में जो है वो एफबीआर टारगेट्स का जो वो था, टारगेट की अचीवमेंट थी वो मिस कर गया। तो जुलाई में ये 57 बिलियन ज्यादा हो जाना, इन 2 महीनों को मिलाकर जरा देखेंगे। एक ब्रेक के बाद अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरा जायजा लेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। माहिर टैक्स अमूर अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की मईशत का एक जायजा हो रहा है, खास तौर पर एफबीआर में जो पे दर पे तब्दीलियां हो रही हैं उसके हवाले से तोला साहब से ब्रेक से पहले हमने गुफ्तगू की। तोला साहब, आपका एक जरीदा आता है जिसके अंदर आपने जो एग्जैक्ट अल्फाज है वो मैं आपको बताता हूँ, आपके कमेंट्स हैं कि एफबीआर मिस्ड बाय वाइड रेंज, यानी कि एफबीआर ने टारगेट जो है वो वाइड रेंज से मिस किया है। ये जून की बात है, जो आपने 24 जुलाई को एक रिपोर्ट जो है वो मुझे भी भेजी थी और आपने पब्लिश भी की थी। इस महीने जो है यानी कि जुलाई के बाद एफबीआर ने दावा किया है कि उन्होंने तकरीबन 300 बिलियन वसूल कर लिए हैं, जो उनके टारगेट से 57 बिलियन ज्यादा थे। तो दोनों को मिलाकर जरा बताएं क्या मामला है। एफबीआर जो खुशी के शादियाने बजा रहा है, ये हकीकी है या बस ये एक फिगर है जो पिछले महीने कम था तो इस महीने ज्यादा हो गया? तो आप देखिए, पिछले साल जो कोविड की वजह से एक आपने मेरी बजट कमेंट्री देखी होगी कि जहां पर हम कहते थे कि पुराना सा ट्रक चल रहा है, ड्राइवर अंधा है और उसको धक्के दिए जा रहे हैं और नीचे एक पत्थर था कोविड, ठीक है ना जी। तो मैं हमेशा ये कहता था, मेरे टीम को बैकलू मशवरे से काम करने वाला आदमी हूँ, तो मेरी टीम कहती थी पत्थर है कोविड, मैं कहता नहीं, कोविड धक्का दे रहा है, पत्थर है हमारे बाकी पे, ठीक है जी। पिछले साल जो हुआ है हमारे साथ, ये 4,000 जो 3,980 के करीब उन्होंने दिखाया है, इसमें 101.3 अरब का वो रिफंड जो कि सप्लीमेंट्री ग्रांट से उन्होंने निकाला है, उन्होंने 36 से 37 बिलियन का वो अपने खुद एतराफ कर रही है एफबीआर के वो रिफंड है जो कि क्लेम हो चुके थे SRO 1125 एक्सपोर्टर्स के, जो कि हमने अभी ये नहीं, और के डेफर्ड है, यानी कि 42 ये हो गए। तो 143.3 अरब मेरा ख्याल है वो अगर मैं माइनस कर दूं उसमें से, तो आप वहीं पे खड़े हो जाते हैं जो उससे पिछले साल में आप। तो मैं ये कह रहा हूँ का जो इन्फ्लेशन था आपका, मैं मान लेता हूँ कि 3 महीने कोविड की वजह से हमारे जाया हुए थी, तो 9 महीने का जो हमें इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट मिला, जो 14% का इन्फ्लेशन, और चलो मंथली अगर मैं 3.8 की मैं ग्रोथ की दे लूँ, तो 13% की जो ग्रोथ थी 3800 अरब से अगर मैं देख लेता हूँ तो 4,500 अरब नहीं तो 4200 अरब हो जानी चाहिए थी इवन कोविड। तो वो हम लिखते थे कि दे मिस द टारगेट। आई मीन बेसिकली मेरी एनालिसिस है, कोई रिस्क नहीं है, वो है एनालिसिस इकोनॉमी। देखिए इस मरतबा फैक्टर्स अच्छे हुए हैं, जुलाई का टारगेट के ऊपर अभी कोई बात करना ये कबल वक्त होगा मेरे लिए भी, मगर मैं आपको बता देता हूँ कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मईशत में वाज़ेह तौर पे आपको अच्छे नजर आ रहे हैं। सबसे पहली चीज आपका कंस्ट्रक्शन पैकेज जो आया है उसकी एक्टिविटी ने कुछ किक ऑफ लेना शुरू किया है, तो वो एक फैक्टर है। उसकी सीमेंट, स्टील, बाकी जो टाइल्स वगैरह जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं या उसके जो इम्पोर्टेड मटेरियल है उनका आना, वो भी अब एक बिल्कुल एक हकीकत बन गया। दूसरा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमत में आपने 25% आपने इजाफा जो किया, यानी कि जो 30% के करीब इजाफा किया, उसकी वजह से उसका जो सेल्स टैक्स है वो आपको अच्छा खासा मिल गया। फिर ये होता है हमारे जब हम एग्जम्पशन सर्टिफिकेट लेने जाते हैं, तो जून में जब ये एग्जम्पशन सर्टिफिकेट आ रही थी तो उस वक्त मेरा ख्याल है इतनी एक्टिविटी नहीं थी एफबीआर की, और कोविड की वजह से मेरा ख्याल है कोई इतना ध्यान नहीं था लोगों का कि एग्जम्पशन सर्टिफिकेट ले। वो जो इम्पैक्ट का जो एडवांस पेमेंट होती है वो जुलाई में आ, तो अब एनालिसिस करना कि किस किस फैक्टर में कितना आया है, मेरा ख्याल है ये कबल वक्त। तो लेट द मेरा ख्याल है अर्ली एंड प्रीमेच्योर टू मेक अ कमेंट के जी के परफॉर्मेंस किस तरफ जाएगी। पिछले साल में हमने जो परफॉर्मेंस दिखानी शुरू की थी सितंबर के बाद, तो अभी सितंबर तक देखते हैं। अच्छी बात है अगर सितंबर तक ये हमारे चेयरमैन जावेद गनी साहब अगर परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो नौकरी पक्की हो सकती है, और मेरी दुआ है कि होनी भी चाहिए, बिकॉज कि अब कब तक ये रोलर कोस्टर की तरह एफबीआर को चलाते रहे।
मतलब कब तक आप पाने लगा के एफबीआर को चलाते रहेंगे? अच्छा तोला साहब, एफबीआर का जो पूरा एक सिस्टम है उसके हवाले से कहा यह जा रहा था कि एफबीआर को हुकूमतें चाहती है कि उसकी जो है वो तजदीद नौ की जाए, तो उस हवाले से कोई नए काम भी ऐसे हो रहे हैं सिस्टम को ठीक करने के, रिफंड्स के हवाले से, सिस्टम में जहां पे फ्लॉज थे, खामियां थी, उनको ठीक करने के हवाले से वो भी काम हो रहे हैं, या इस वक्त बार बार चेयरमैन की तब्दीली का ही एक काम एफबीआर में हो रहा है और जो टैक्स वसूली है वो ज़ाहिर होनी है वो हो रही है? पिछले साल आपने देखा होगा विवाद एक आया था, आपने मीडिया में आया होगा कि रीस्ट्रक्चरिंग और एफबीआर हो रही है और काफी उन्होंने अथॉरिटीज को उन्होंने है ना एक चूचू का मुरब्बा बना के दे दिया। देखिए, आपके जो प्रॉब्लम है ना वो भी लोकल है और उसका सोल्यूशन भी लोकल है। और मैं आपको बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि जो आपकी टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट है जो फरवरी 2016 में सैयद मसूद अली नकवी साहब की जेर सरबराही ये टैक्स रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट थी, जिसमें अल्लाह करीम के फजल से मैं भी था और हमने ये एक रिपोर्ट बनाई थी 3 लोगों ने मिलकर, को करते मेरे साथ, मसूद नकवी के साथ, बल्कि चेयरमैन के साथ मैं और आबिद शामिल। तो वो रिपोर्ट आज भी शाकार है, वर्ल्ड बैंक इसको मानती है, IMF ने भी इसकी मुतारिफ है, मगर मेरा ख्याल है वो जो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वो अगर आप नहीं देखते और आप दूसरी रिपोर्ट की तरफ और उसमें ध्यान करेंगे, उसके नतीजे यही है। और आपको बुनियादों को हिला के काम करना है और IT की बुनियाद को आपको सही से, और जब तक आप नहीं हिलाएंगे मेरा ख्याल है आप अपना फरीजा अंजाम नहीं दे पाएंगे। और ये जो इम्पोर्टेड सोल्यूशन आप लेके आते हैं, मेरा ख्याल है वो इम्पोर्टेड सोल्यूशन सत्यानाश का सवा सत्यानाश। इससे यही होगा कि आप बगैर किसी क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट किए और तजर्बात को भुला के अब आप सिर्फ एक ही काम करें और उसका नाम, उस तजर्बे का नाम सिर्फ एक ही है, वो ये है टैक्स रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट को आप तस्लीम करें। उसमें अब जारी बात है थोड़ी सी अपडेशन की जरूरत है, उसी टीम को टास्क देते हैं आप करके दे देंगे आपको। मेरा ख्याल है बिस्मिल्लाह पढ़ के इम्प्लीमेंटेशन करें और टांग झांक से गुरेज। तोला साहब, क्या क्या चीजें हैं खास तौर पर उसमें, उसके मेन पॉइंट्स कौन से थे कि जिसके ऊपर आप समझते हैं कि इम्प्लीमेंट करने का एक वक्त है और देखिए, तो सबसे पहले तो ये है कि आपकी जो ऑटोमेशन है वो इस वक्त ठहर चुकी है और वो आपके सिस्टम को और 8,000 अरब के टारगेट को अगर मैं लेके चलूं तो वो उसके बिल्कुल लायक नहीं है। तो आपको करनी पड़ेगी। इसमें आपको टर्किश मॉडल देखें, दैट इज द बेस्ट। उस मॉडल को आप देखें, मैं देख के आया, उसकी रिपोर्ट भी हमने किया, मगर मेरे ख्याल से हम अपनी प्राल को चलाना चाह रहे हैं पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड को, तो वो आपको पहले सोचना पड़ेगा, आंख बंद करके ना चलाएं और आप उसको सोच के सुकून के साथ आप ठंडे जहन से सोचें और उसको ठीक करें। ऑटोमेशन इज नेम ऑफ द गेम। दूसरा ये है, आपको आपकी 80% के करीब आपकी विदहोल्डिंग आ रही है, तो आपका जो अमला है उसको ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस पे लगाना पड़ेगा। तीसरा, आपकी टैक्स रिफॉर्म्स है, उनको आपको ठीक करनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको असेसमेंट की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, ऑडिट की बढ़ानी पड़ेगी, स्पेशलाइज आपको लीगल विंग बनाने पड़ेंगे, स्पेशलाइज आपको ऑडिट विंग बनाने पड़ेंगे जो कि एफबीआर से अलग है। दूसरी बात यह है कि जो पॉलिसी और एग्जीक्यूशन के फंक्शन को आपको अलग करना पड़ेगा। पॉलिसी के फंक्शन को आपको उन लोगों को लाना पड़ेगा जो इस पॉलिसी को जानते हैं, कानून को सही मायने में उसकी तशरीह करके उसकी सही पोटेंशियल को निकाल के आपकी रेवेन्यू को जनरेट करने की पॉलिसी देते हैं। यहाँ ये कुछ नहीं होता। यहाँ पर जो कुछ होता है, बजट बनने से पहले जो पॉलिसी बनती है और पॉलिसी बजट जो प्रेजेंट करते हैं, उनमें शायद लोग तो अच्छे हैं, कानून की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, मगर मार्केट की नॉलेज नहीं होती है, और जो डिसीजन हम लेते हैं तो वो इन्फॉर्म डिसीजन नहीं होते, वो पूरी तरीके से जांचे नहीं। तो जब तक आप पैराए में रह के डिसीजन को जांच के नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है ये फॉल्ट रहेगा, और ये फॉल्ट जब तक आप दुरुस्त नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता आपके कोई सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आएगी। और सिस्टम में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी तो आपकी मॉनेटरी कलेक्शन में भी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। फिस्कल डेफिसिट आपका बढ़ता जाएगा, टैक्स टू जीडीपी आपका घटता जाएगा, आपका इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा, आप कर्जों में डूबे रहेंगे,
पोटेंशियल पे टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकेंगे, फिर हम बातों के जोर पे जिंदा रहेंगे, वरना हम दसते जाएंगे। जो एफबीआर हमारा लाइफ ब्लड था वो सिक्योरिटी। अच्छा तोला साहब, एक चीज और बताइएगा कि इस साल जो टैक्स के अहदाफ हमने रखे हैं, आप समझते हैं कि वो हकीकत से करीब हैं? क्योंकि पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान की मईशत को भी कोरोना ने जो है वो काफ़ी दीमक की तरह चाटा था, काफ़ी नुकसान भी हुआ है। ठीक है कि IMF की तरफ से कुछ रियायत मिल जाएगी, दुनिया थोड़ा सा हमदर्दाना गौर करेगी हमारी चीज़ों के ऊपर, लेकिन बहरहाल एक झटका तो लगा है। और झटके से निकलने के बाद जो अहदाफ हैं ये सारे, ये एक बोझ की तरह पूरी कौम के ऊपर और पूरी मईशत के ऊपर बैठे रहेंगे, या आप समझते हैं कि ये आसानी से वसूल किए जा सकते हैं? इसमें जो है वो हकीकत पसंदाना अप्रोच वही होती है जो प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। और आपको अगर कोई कड़वा घूम पीना है तो आपको पीना पड़ेगा, मगर आपको अपनी मईशत को पहले राइट डायरेक्शन में, ये हमेशा याद रखिएगा कि टैक्स जो है वो बाई प्रोडक्ट है मईशत का, मईशत बाई प्रोडक्ट नहीं है। जब तक आप अपने माइंडसेट को क्लियर नहीं करेंगे, अगर 1 साल नहीं आप 10 साल टारगेट यूज कर दें, मगर आपको ये डायरेक्शन में बहनों में दिखानी पड़ेगी कि टैक्स की वसूली उस वक्त मुमकिन है जब मईशत का पहिया चलेगा। मईशत आपको टैक्स वसूल करके देगी, टैक्स आपकी मईशत को नहीं। माइंडसेट आप ठीक कर लें। बिल्कुल ठीक। आप दूसरे कंट्रीज का देखें, मैं बिल्कुल कहता हूँ आपको कि टैक्स टारगेट जो होते हैं ना वो सेकेंडरी बन जाते हैं, मईशत का पहिया पहला होता है। तो हमारा अगर हम रिवर्स ऑर्डर में चलते रहेंगे तो मेरा ख्याल है हम अपने पांव को खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। और मैं नहीं समझता कि ये जो डिसीजन मेकिंग की आपकी जो बेसिस है, ये कोई इस किस्म की बेसिस होगी कि जहां पर आप मेरा ख्याल है कोई लॉन्ग टर्म में फायदा हो। चले तोला साहब, एक ब्रेक लेते हैं। आपने मईशत की बात की, मईशत के ऊपर भी एक जायजा लेते हैं, क्योंकि आम आदमी इस वक्त काफी परेशान है, खास तौर पर महंगाई से। महंगाई को कम करने के लिए हुकूमत के क्या इकदाम है, और खास तौर पर आप बजट की एक एनॉमली कमेटी के अंदर थे, आपने क्या चीजें थी कि जिसकी नोक पलक सवार करके इस हुकूमत को दिया कि इसको एग्जीक्यूट करें और इस मईशत को चलाने की कोशिश करें? एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद तोला साहब की तरफ दोबारा आएंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है माहिर टैक्स अमूर अशफाक तोला साहब, माहिर मईशत भी हैं, मईशत की चीज़ों को खास तौर पर टैक्स के मामलात को बहुत करीब से देखते भी हैं, तजावीज़ भी देते हैं। हुकूमत की उस कमेटी के अंदर भी शामिल थे जिन्होंने बजट की नोक पलक संवारी, उसके अंदर जो एनॉमलीज थी उसको ठीक करने का काम किया, हुकूमत को उस हवाले से सजेस्ट किया। तोला साहब, एक मामला ये है कि आपने 24 जुलाई को एक रिपोर्ट आपके इदारे ने, तोला एसोसिएट ने रिलीज़ की थी, वो मैंने उसकी मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ी भी हैं। उस हवाले से आपने जो है वो जून का उसके अंदर पूरा जायजा पेश किया था। क्या खास चीजें थी उसके अंदर? अगर हदफ बाय हदफ आप देखें, यानी कि टारगेट बाय टारगेट, आपने बहुत सारी चीजें बताई थी कि बहुत सारी चीजें बेहतर हो रही हैं और बहुत सारी चीजों पे तवज्जो की जरूरत है। थोड़ा सा अगर उसका एक जायजा आप दे दें। देखिए, 3-4 चीजें तो आप भी बेहतर समझते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि आपका था वो बहुत इम्प्रूव हुआ, मगर उसकी वजह ये थी कि आपने अपनी इनपुट को कंप्रेस किया। आपकी जो कर्जों का हुजूम था वो बढ़ता गया और बढ़ता गया। आपकी करेंसी की पैरिटी जो थी रुपी वो बहुत डिवैल्यू हो गया। आपका शराय सूद बहुत बढ़ गया था। आपने देखा होगा आपकी स्टॉक मार्केट जून तक माशाल्लाह करी तो जुलाई में बहुत ज्यादा तरक्की कर गई और बहुत ज्यादा ऊपर आ गई है। आप टैक्स टारगेट को देखेंगे तो मैं समझता हूँ आप पीछे हट गए। बाय एंड लार्ज जो मईशत को आप दे सकते थे वो आप नहीं दे सकते। 2 सालों में एक बड़ा रुझान जो था, मैं समझता हूँ, एक और मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ मईशत के हवाले से और कर्जों, तो आपकी GDP श्रिंक हुई। अगर आप उस रविश को जारी रखते जो पिछली हुकूमत में या पिछले दौर में चल रहा था, और अगर आप उसको डिस्टर्ब ना करते और मईशत को सही समझ लेते कि आपकी मईशत जो है ना मुतवाजी मईशत के कंधों पे खड़ी है, मजबूत कंधे आपके जो है ना मईशत को इतने नहीं है, आपकी मुतवाजी मईशत आपको हमेशा सहारा देगी। और अगर आप वो बिल्कुल ठीक ना करते, जो मेरा ख्याल है बड़े अफसोस के साथ बिल्कुल सही किए होंगे उन्होंने, मगर मेरा ख्याल है इस मईशत को देखते हुए इतने आसानी से नहीं करनी चाहिए जो कर दिया वो अब इनके गले पर। कर्जा आपका बहुत बढ़ गया, आपकी डिवैल्यूएशन की वजह से कर्जों को हजम मिल गया।
उस पर आप कभी अलग प्रोग्राम करें, मैं आपको उसके ऊपर आर्टिकल छप जाए, इसके बाद फिर मैं आपको डिटेल में बात करूं। और मैं चाह रहा हूँ कि ये कौम को पता चलना चाहिए कि किस तरीके से हमारे कर्जे बढ़े हैं और किस तरीके से बिल्कुल ठीक है। इनको रोकना चाहिए था, और आगे क्या ऐसे हमें करनी चाहिए कि जहां पर जो पीछे हो गया बाइगॉन इज बाइगॉन, अगर हम इसको डैमेज को अगर हम कंट्रोल करके आगे अच्छा एक मईशत का प्रोग्राम लेके आए तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर है। अब अगर आप देखेंगे बिल्कुल ठीक है। एक्सपोर्ट जो है आपकी बढ़ी है इसमें जुलाई के अंदर, बहुत अच्छा अमल है। बिल्कुल ठीक। अब देखेंगे इन्फ्लेशन बढ़ गया, मजीद आपके ऊपर एक सवालिया निशान आ गया, चीनी की कीमत, आटे की कीमत, ये सब चीजें बढ़ गई हैं। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स आपका बढ़ा है, ये बहुत सवालिया निशान है। फूड इन्फ्लेशन आपका बढ़ गया है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। आपके जो कर्जे हैं वो बढ़ रहे हैं, ये सवालिया निशान है। नोटों की छपाई बहुत ज्यादा हो गई है, एक सवालिया निशान है। करंट अकाउंट का डेफिसिट जो है वो अब बढ़ेगा, बिकॉज का आपने रिपोर्ट अलाउ करनी है, कंस्ट्रक्शन पैकेज को चलाना है, ये फिर बड़ा सवालिया निशान हो गया है। जब तक आप अपनी मईशत के पहिए के जोर पे नहीं चलेंगे और जब आप फॉरेन सोल्यूशन अपने आप को इम्पोज करेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ आपके लिए कोई एक मसले राह होगी कि मईशत चलना। आपको अपने मईशत के जो सोल्यूशन देना वो आपको लोकल होम ग्रोन बिजनेस आपको बनेंगे, ना कि आपको ये सारे इम्पोर्टेड सॉल्यूशंस होंगे। अच्छा तोला साहब, दुनिया भर के अंदर जो है ना वो कोरोना के बाद खास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए एक अपॉर्चुनिटी पैदा हुई है कि हम दुनिया भर के साथ अपने जो मामलात थे, खास तौर पे IMF के साथ जो हमारे मामलात थे, उसमें कोई ना कोई उनके साथ रियायत रहें और अपने लिए कोई ऑक्सीजन का मामला पैदा करें, अपने लिए कोई रास्ता निकालें। तो आपको लगता है कि हुकूमत ने अपनी ओवरऑल मईशत के हवाले से कुछ ऐसे इकदाम किए हैं कि IMF इनको मजीद रियायत भी दे और कोरोना का जो डिसग्रेस था उसके अंदर से हम एक अपॉर्चुनिटी निकाल सकें? देखिए, आप IMF की जो बात करें ना, IMF का प्रोग्राम आपका स्टॉल्ड है। ये वही बात है कि कोविड की वजह से उन्होंने आपको इमदाद तो दे दी है, इमरजेंसी फंड 1.4 बिलियन, मगर आपका जो 3 किस्तें आपको मिलनी थी इस दौरान क्वार्टर में, वो स्टॉल हो गई है। क्यों? वो कहते हैं अब हम आपके दिसंबर में या जनवरी में। अब आप वो इनडायरेक्टली आपका प्रोग्राम मैं समझता हूँ सस्पेंड हो, और उसकी चाबी खोलना मेरा ख्याल है वो हुकूमत के बस की बात इस वक्त के जो हालात है ना उसमें नहीं रही है। बिकॉज की पहली कंडीशन होगी कि आप अपने बिजली के नर्ख बढ़ाएं, गैस के, तो वो मेरा ख्याल है अफरात दर में इजाफा होगा। और मेरा ख्याल है इस वक्त सियासी एतबार से ये हुकूमत इस बात की मुकम्मल नहीं हो सकती कि इस किस्म के एडवेंचर करे, और मैं नहीं समझता हूँ कि ये हुकूमत हमारी इस बात को एक्सेप्ट करे। और इस बात को ना एक्सेप्ट करने में मुझे लगता है कि IMF के पास कोई जवाब नहीं होगा कि वो उसको कैसे वेवर करे। मेरा ख्याल है ये बहुत कड़ा वक्त होगा पठान के लिए अगर IMF ने मना किया, क्योंकि आपके पास FAT आपकी तलवार ये भी लटक रही है, ना करे से आप चल जाए। क्योंकि IMF के जाने का मतलब है आपका वर्ल्ड बैंक का भी जाना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी, काफी और आपकी एजेंसीज का भी जाना, और फिर क्रेडिट रेटिंग को भी संभालना है। तो फिर क्रेडिट रेटिंग संभलती है तो आपकी कंट्री जो रिस्क है ना प्रीमियम वो बढ़ेगा। फॉरेन इन्वेस्टर या बैंक आपको देंगे वो आपकी सॉवरेन गारंटी, जब सॉवरेन गारंटी में आपको लोन मिलती है उसका एक अजीब सा डायमेंशन होता है, और आपको जो अनफंडेड जो लायबिलिटीज है ना वो आपकी कंटिजेंट लायबिलिटी, तो एक पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट आपको करना पड़ेगा। और ये मेरा ख्याल है हुकूमत जो माशी टीम है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मैं समझता हूँ कि मैं ये कह नहीं सकता वसूल के साथ कि इससे नफज आजमा होंगे कि नहीं, मगर मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही बड़ा इनके लिए टारगेट होगा। और मेरा ख्याल है इसकी अचीवमेंट अगर ये कर लेते हैं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख। अच्छा तोला साहब, बिल्कुल प्रोग्राम में कुछ आखिरी चंद मिनट रह गए,
मुझे एक चीज बताइएगा, आम आदमी से कनेक्टेड है, लोग ये कह रहे हैं, ताजिर रहनुमाओं का एक रद्देमल ये है कि ईद के मौके पे खास तौर पर उससे आगे पीछे महंगाई जो है वो किसी तौर पे कंट्रोल नहीं हो रही। लोग ये समझ रहे थे कि कोरोना के अंदर सबका बेड़ा गर्क हो गया तो ये महंगाई का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा, और जो है वो महंगाई जब कोरोना के बाद हम निकलेंगे, ज़ाहिर है आमदन कम हुई है तो उस हिसाब से महंगाई भी कम होगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आमदन तो अपनी जगह कम हो गई लोगों की, हर फर्द की आमदन कुछ ना कुछ कट जरूर लग गया, लेकिन महंगाई जो है वो बढ़ रही है, हर चीज के अंदर बढ़ रही है। हुकूमत को कहां पर स्टेप्स लेने चाहिए, अमली कदम क्या होना चाहिए? मैंने आपको पहले एक चीज कही थी ना कि मईशत को देखना है या टैक्स कलेक्शन को देखना है। हुकूमत को ये एक बात आज बिल्कुल आंख बंद करके सबको बैठना है और उनको डिसाइड करना है कि टैक्स कलेक्शन करनी है कि पहले मईशत को। आपने पेट्रोलियम की प्राइस 25 रुपए महंगी कर दी, उसमें आपकी पेट्रोलियम लेवी आपको मिल गई, अच्छी बात है। आपके अपने टैक्सेस बढ़ गए, अच्छी बात है, मगर आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ गया। मुझे बताएं, यू हैव टू क्रिएट अ ब्रेक इवन कि क्या आपको इन्फ्लेशन बढ़ा के काम करना है या आपको मईशत चलाना है और इन्फ्लेशन को कम करना है, परचेजिंग पावर बढ़ानी है। दूसरी बात यह है कि आपकी स्पेंडिंग कहाँ, दुनिया के दूसरे जितने भी ममालिक होंगे वो इस वक्त क्या काम करेंगे, वो नोटें छापेंगे और डिमांड क्रिएट करेंगे, ठीक है ना जी। ये इस वक्त आपकी सप्लाई ऑफ मनी अगर बढ़ जाती है, ब्रॉड मनी बढ़ेगी M2, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस वक्त आपकी डिमांड से ज्यादा डिमांड है, तो उसके बिल्कुल अगर सप्लाई ऑफ मनी का इन्फ्लेशन बढ़ने का बहुत कम चांस हो। मगर अगर आप टैक्सेशन मेजर इस तरीके से लेंगे तो मेरा ख्याल है आपकी जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगा, और जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो सकती है और आपका फिर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ने का भी चांस है। क्योंकि आपको इस वक्त अगर IMF नहीं मिलेगा और अगर आपने जाके बाहर से लोन लेने या सुकून बॉन्ड वगैरह आपने इशू करना, बिकॉज आपने एक एडवेंचर किया था पाकिस्तान बनाओ, क्योंकि आप समझ रहे हो पाकिस्तानी डायस्पोरा जो बाहर बैठा हुआ है वो आपके लिए आंखें बिछा देगा, और वो सारा डिपेंड ही इमरान खान साहब उसी पे कर रहे हैं आजकल। तो डॉलर का अंबार लग जाएगा, तो वो आप अपने आप को मेरा ख्याल आजमा चुके हैं और वो आपकी आजमाइश जो है ना वो पूरी नहीं। तो मैं नहीं समझता हूँ, आपको पहले इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, आपको सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाना पड़ेगा, उसकी वजह से इतनी डिमांड नहीं बढ़ेगी अब, बिकॉज सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाने का मकसद ये होता है नॉर्मली अगर हम अगर ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस ना हो कि वो डिमांड रेज करता है और डिमांड कॉस्ट पुश जो होती है ना आपकी, वो आपकी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, डिमांड पुल भी बढ़ती है, कॉस्ट। तोला साहब इसी के साथ इख्तिताम करते हैं, आपकी बात को ही हम लेके चलते हैं कि असल जो टारगेट होना चाहिए, असल जो तवज्जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि एक आम आदमी की ज़िंदगी जो है उसको आसान बनाया जाए, और आम आदमी की ज़िंदगी आसान इसी तरीके से बनेगी कि जब टैक्स कलेक्शन के बजाय मईशत को चलाने के लिए उसको एक ऑक्सीजन दी जाए जिसमें लोगों के मसाइल का, लोगों की मुश्किलात का, लोगों की प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई जो है वो सोल्यूशन मौजूद हो, जो महंगाई को कम करने की सूरत में ही है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक लिया दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।